बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और तहरीक इंसाफ मुतालबा नए इलेक्शन का कर रही है। ख़ास साहब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं कि उनको लॉन्ग मार्च के लिए प्रोटेक्ट करें और मशवरे ये हो रहे हैं कि असम्बली में वापस कैसे जाया जाए। कभी वो इस्लामी टच देते हैं, कभी वो सियासी टच देते हैं, कभी वो लॉन्ग मार्च को तशद्दुद का टच देते हैं और कभी लॉन्ग मार्च 2 में मुकम्मल तैयारी के साथ आने का टच देते हैं। और अब उन्होंने इससे भी दो हाथ आगे जाके इस बात का इंकशाफ किया कि उनके लॉन्ग मार्च में असला शामिल था, यानी अब उन्होंने असले का टच दे दिया। तो खान साहब जिनकी हुकूमत 2018 में आई थी, तो उस वक्त उन्होंने आते ही पाकिस्तान को, अवाम को ईमानदारी और सदाकत का टच दिया था, अवाम को तब्दीली का टच दिया था, फिर सरकार सब पासपोर्ट की दुनिया भर में इज्जत का टच दिया, मदीने की रियासत का टच दिया, पनाहगाहों और सोशल कामों का टच देते रहे, फौज को हुब्बुल-वतनी का टच देते रहे, सुप्रीम कोर्ट को इज्जत का टच देते रहे कि हम बड़ी इज्जत करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के नाम पे उनको, यानी तो कभी पॉलिटिकल टच, कभी इस्लामिक टच, कभी असले का टच। तो खान साहब की हुकूमत को अगर आप देखें तो वो इन्हीं टचों से भरी हुई है और कहते रहे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। अब उनके अंदर ये डिस्कस चल रही है कि क्या असम्बली में वापस जाया जाए, और अगर हम असम्बली में वापस ना गए तो 1.5 साल सड़कों पे ख्वार होते रहेंगे, क्योंकि हुकूमत ने इलेक्शन तो कराना नहीं है। और जिन पर तकिया था, यानी जिनसे हम मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन करा लें, वो न्यूट्रल होकर बैठे हुए हैं और उन पर इतराज़ ये कि वो न्यूट्रल क्यों होकर बैठे हैं, वो इलेक्शन क्यों नहीं कराते और वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो हमदुल्ला साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा एक चना चाट होती है, एक फ्रूट चाट होती है और एक थूक चाट होती है। तो तहरीक इंसाफ एक बार फिर असम्बली में वापस जाने का जो सोच रही है उसे थूक कर चाटना ही कहते हैं। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ अगर असम्बलियों के अंदर वापस जाने का फ़ैसला करेगी तो ये एक बेहतरीन सियासी फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि किसी भी सियासी मुखालिफ को आप मैदान खुला छोड़ कर दे देंगे, मैदान खाली कर देंगे तो फिर वो अपनी मनमानी करेगा। ये गलती पीडीएम ने नहीं की थी। मौलाना फजल रहमान उनसे कहते रहे 2018 में कि आप असम्बलियों से बाहर आ जाएं, ये धांधलीज़ुदा असम्बली है और हम इसके अंदर नहीं बैठ सकते। अगर उस वक्त पीडीएम यानी पीपल पार्टी हो, पीएमएलएन हो या मौलाना फजल रहमान की जमात, कोई जमात होती, वो अगर असम्बलियों से बाहर चली जाती तो खान साहब के लिए मैदान खुला था। और खान साहब जिस बात पे रोते हैं और आज तक रो रहे हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत नहीं दी गई, मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, मैं कानून साजी नहीं कर सका, और अब उनका जो भरम है कि उन्होंने बड़े बड़े जलसे कर लिए हैं और लोग उनके जलसों में लाखों की तादाद में आए, तो अब उनको जो अब फौरी इलेक्शन करा दिए जाएँ तो अब उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल सकती है। मौजूदा हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत, जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, लेकिन चूंकि खान साहब ने अपनी हमाकतों की वजह से और अपने गलत सियासी फैसलों की वजह से उनको मैदान खुला दे दिया है, तो अब उनकी वो कहते हैं पाँव बारा हर वो काम कर रहे हैं जो 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद हुकूमतें किया करती हैं। अब उनके रास्ते में कोई रुकावट तो है नहीं। अगर वो नैब का चेयरमैन बदलना चाहें तो आराम से बदल सकते हैं, अगर वो इलेक्शन कमीशन को चेंज करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, और अगर वो इलेक्शन कमीशन के नए मेंबरान की तैनाती कराना चाहें, जो उन्होंने करा ली है, तो आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने कवानीन हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहती है, तरमीम करना चाहती है, नए कवानीन लाना चाहती है, उसके रास्ते की कोई रुकावट नहीं है। तो ये मैदान किसने उनको फराहम किया? ये सियासी मैदान उनको खान साहब ने फराहम किया। अब खान साहब को समझ तो आ रही है, उनको लोग उनको समझा तो रहे हैं कि जनाब आपने मैदान खुला छोड़ दिया है। तो सियासत इसी को कहते हैं। वो लोग जिनकी जो अक्सरियत में भी नहीं है, जो कम है, जिनकी कोलिशन गवर्नमेंट है, वो इस वक्त हुकूमत भी कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर फैसले भी कर रहे हैं। तो इसीलिए खान साहब के हवाले से कहा जाता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वो जो कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं, वो लगता यूँ कि वो अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। वैसे तो उन्होंने तारीख दे रखी है और 2 दिन रह गए हैं उनकी तारीखों के, उनको नई तारीख का ऐलान करेंगे। लॉन्ग मार्च उन्होंने लॉन्ग मार्च 2 कब उन्होंने करना है उसकी उन्होंने तारीख का ऐलान करना है, लेकिन हनूज दिल्ली दूरस। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि खान साहब कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो खुद उनके मुखालिफ चली जाती है। तो मैं ऐसे कहता हूँ ये बेइज्जती की लहर चल रही है। ये कुदरत का कोई खेल है जिसको समझना बड़ा
मुश्किल नहीं है। वो नज़र आ रहा है कि कुदरत आपके मुंह से ऐसी बातें निकलवा रही है, आपसे ऐसी हरकतें करवा रही है जिससे आपको इज़्ज़त नसीब नहीं हो रही। एक तरफ खास साहब सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं, बाकायदा डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप प्रोटेक्शन दें ताकि हम अपना लॉन्ग मार्च कर सकें, और दूसरी तरफ खुद वो इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं कि जनाब हमारे जलसे के अंदर तो लोग मुसल्लह थे, उन्होंने पिस्तौल रखे हुए थे। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने मोहित पीरज़ादा को, और मोहित पीरज़ादा साफ़ियों के उस ग्रुप में शामिल है जो कि पीटीआई का हमायत याफ्ता ग्रुप है, यानी पीटीआई के कैंप में शामिल है। अब तो बहुत बातें क्लियर हो गई ना कि पीटीआई के कैंप में कौन से साफ़ी शामिल है और कौन से दूसरे कैंप में शामिल है या कौन से न्यूट्रल है। तो मोहित पीरज़ादा ने सीधे सीधे सवाल किए, और हाँ सब ज़ाहिर है वो सीधे सवालों के ऊपर वो उनको समझ नहीं आती, वो सिर्फ छक्के मारते हैं, और उन्होंने छक्का मार दिया। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च में हमारी तरफ के लोग भी तैयार थे और उन्होंने पिस्तौल रखे हुए थे। उनका कहना था कि मुझे देखकर इन्हें और जोश में आना था, मुझे 100% यकीन था कि गोली चलने वाली है। अब मुझे ये खौफ हो गया कि अगला मरहला ये होगा कि यहाँ इंतशार होगा, जिससे होना ये था कि पुलिस के ख़िलाफ़ नफ़रत, मुल्क में तकसीम, और उसका फ़ायदा सिर्फ चोरों को होना था। मुजरिमों ने कहना था ये तो इंतशार हो रहा है और ये कातिल है। तो उन्होंने कहा पुलिस जो है पुलिस के ख़िलाफ़ भी लोग यानी गुस्से में थे और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी, तो इसलिए मैं लॉन्ग मार्च से वापस चला गया। इस मुल्क में अब इंतशार की तरफ हम जा रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नफरत पहले बढ़ चुकी थी, जो इन्होंने पुलिस से करवाया घरों में जाके औरतों को, ये और आगे जाएगी। और मुझे देख के उन्होंने और जोश में आना था, और उधर मुझे 100% मुझे शोर तक गोली चली है, और गोली चल रही है। यहां भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे, लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे, लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। उनसे सवाल तो पूछना बनता ना। इसके बाद जब उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि लोग मुसल्लह थे, तो फिर हुकूमत क्या करती? जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि वो लोग तो मुसल्लह नहीं थे, वो निहत्था थे, और उन्होंने जान बचाने के लिए, आंसू गैस से बचने के लिए दरख्तों को आग लगाई। हाँ सब को तो वो हमारा ऑर्डर ही नहीं पहुंचा कि डी चौक मत आए, वहाँ पे H9 में चले जाएं। तो जितना उनको दलदल से अदलिया ने निकालने की कोशिश की, खास साहब उल्टा उस दलदल में और घुसते जा रहे हैं। खास साहब का हाल ये कि आप बैल मुझे मार। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि वो कंफ्यूज भी हैं, वो परेशान भी हैं, उनको स्ट्रेटजी भी समझ में नहीं आ रही, और उनका हाल वो है जैसे वो किसी घोंसले में से चिड़िया का बच्चा गिर जाए तो फिर उससे वो फिर उसको वापस घोंसले में जाने के लिए जिस तरह वो हाथ पाँव मारता है, इस वक्त कम बेश वही कंडीशन खान साहब की है। खान साहब का बस नहीं चलता कि मुड़ के दोबारा घोंसले में जा बैठे, तो वो अब घोंसला कोई और घोंसला ढूंढ रहे हैं कि उनको अदलिया प्रोटेक्ट कर दे, क्योंकि वो तो प्रोटेक्ट कर नहीं रहे जिनके ऊपर वो था। अब उनके इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट किस तरह उनको ये इजाज़त देगी कि वो लॉन्ग मार्च करें? कौन सी उनसे गारंटी लेगी कि वो पुरअमन होकर आएंगे, वो तशद्दुद नहीं करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी पे, अपनी गोरगर्दन पे इजाज़त दे सकती है तो उसको इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट पे बड़ी तनकीद हो रही है जब उन्होंने हाँ साहब को एक बड़ी क्लियर तौहीन अदालत के बावजूद उन्होंने रेस्क्यू कर लिया और उनको सज़ा नहीं दी। तो अब अगर खान साहब सीधे सीधे मानने के हमारे लोग मुसल्लह थे, तो फिर हुकूमत का ये मौक़िफ़ तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया कि उन्होंने इसको नाकाम बनाया। वरना ये मुसल्लह लोग इस्लामाबाद में चढ़ जाते, जिनके पास पिस्तौल थे, जिनके पास असला थे, तो ये फिर कहाँ नहीं घुस जाते और फिर ये क्या कुछ नहीं करते। तो इस पर तो फिर हुकूमत के 100 में से 100 नंबर है। ये जो दुहाई दी जा रही है कि जी 4,000 छापे मारे, लोगों घरों में घुस गए, तो दर्जनों वीडियो ऐसी मिली है जिसमें नज़र आ रहा है कि पुलिस जो है वो गई है तो उनकी वीडियो बनी है। आज तो वो दौर ही नहीं है कि किसी के घर आप घुस जाएँ ज़बरदस्ती और किसी को मारे पीटे और को वीडियो ना बने। 99% वीडियोस बन जाती हैं, लोगों के पास मोबाइल हैं, हाथ में कैमरे हैं, तो उस तरह की वायलेशन नहीं हुई। इसके बावजूद वो चीख पुकार करें कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, तो इस बात को तस्लीम किया जा सकता है। लेकिन अगर लोग मुसल्लह हों तो फिर कौन सी इस्लामी हकूक़ की खिलाफ वर्जी? ऊपर से एक तरफ वो ये फरमाइश करते हैं सुप्रीम कोर्ट मुझे प्रोटेक्ट करे, दूसरी तरफ कहते हैं मेरे पास मसला था, और तीसरी तरफ वो कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान के ऊपर एक मॉनिटरिंग जज लगाया जाए। और हुण गल्लां नहीं रही, हाँ साहब हुण मौजा भी नहीं रही। हाँ साहब उन दिनों को याद करें जब उनकी फरमाइश पे
नवाज शरीफ के केस पे मॉनिटरिंग जज लगाया गया था, और ताकि केस जो है वो पाया तकमील तक पहुंचे और अपनी निगरानी में ये सज़ा दिलवाएगी, क्योंकि उस वक्त फैसला हो चुका था। उस वक्त सारी ताकतें एक पेज पे थी और सबका ये मुतमई नज़र था कि नवाज शरीफ को निकालना है इक़्तिदार से। तो जब उन्हें इक़्तिदार से निकालने का फैसला हो चुका था तो फिर उसके लिए सारे एक पेज पे चले गए। अब वो पेज नहीं है, अब वो पेज तो बदल गया है। तो खान साहब का ये जितनी बातें हैं कि जी वो बातें खुद अपनी बातों के जाल में फंस रहे हैं। उनका अपना वो जिस तरह अपनी चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च अगर उन्होंने वो चले गए थे लॉन्ग मार्च से वापस, तो उनको उसके ऊपर जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं मेरी सियासी हकमियत अमली है, मैंने सिर्फ बताना था कि मैं आ सकता हूँ, मैं दोबारा भी आ जाऊँगा, और बाकी बातें वो कहते हैं मैं इस पर ऊपर नो कमेंट्स, मैं अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताना चाहता। लेकिन वो हर दफ़ा एक नया एक्सक्यूज़ ला रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं जी वो सुप्रीम कोर्ट ने रोका था लोगों को छापे मारने से, तो ये लोग बाज नहीं आई पुलिस, तो हमने इसलिए वापस चले गए। और फिर वो कहते हैं जी हमारे पास असला था, मैं डर गया था लोग गोली चल जाएगी। अब पता नहीं खान साहब को ये डर था कि वो जिनके पास पिस्तौल है वो पुलिस पे गोली चलाएंगे या कहीं खुदा ना खास्ता खान साहब पे गोली चला दे, क्योंकि यही तो होता है ना, फायरिंग हो गई तो फिर खान साहब को अपना भी डर सी कि मैं भी पीछे अगर गोली चल गई तो मैं भी फंस जाऊंगा। अब अगले लॉन्ग मार्च में वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके आएंगे। मेरा ख्याल है तैयारी वो ये कह रहे हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी, मैं कोई जैकेट नहीं सी पाई, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के कोई सर पे हेलमेट पहन के आना चाह रहा हूँ ताकि अगर लड़ाई हो जाए तो मैं बच जाऊँ। क्योंकि उमर अयूब को देखा उन्होंने कि उमर अयूब को जो फैंटी पड़ी है उसको बेचारे को मुफ्त में वो रगड़ा गया, यानी हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान। तो उमर अयूब बेचारे पहले ही वो नहीफ़ो नज़ार किस्म का आदमी है, सिर्फ उनकी ज़ुबान चलती है, बाकी तो बेचारे फिज़िकली कमज़ोर हैं। उनकी जो पिटाई गलत हुई, लेकिन वो पिटाई देख के सबक तो मिलता है ना। कौमी असम्बली के स्पीकर ने पीटी के लोगों ने, जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए उनको बुलाया, उनको कहा कि आएँ 6 जून से आए और 10 जून तक वेरीफाई करेंगे। उन्होंने 30-30 का ग्रुप बुलाया है। 131 अरकान है टोटल तहरीक इंसाफ का जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं। तो 30 लोग रोज़ाना स्पीकर के पास पेश हों और वेरीफाई करें कि हमने ये इस्तीफ़े अपनी मर्ज़ी से बरज़ा और रग़बत दिए हैं, यानी इसमें हमारी मंशा शामिल है, हमारी विल शामिल है, तो हमारा इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। तो 5 मिनट उन्होंने पर पर्सन दिए, यानी हर रुकन असम्बली से वो अलग अलग मुलाकात करेंगे। तो अब ये तमाम लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे और ये इस्तीफ़े स्पीकर के पास पड़े हैं, तो उन्होंने इस्तीफ़े डीसील कर दिए हैं। अब खोल दिए उन्होंने इस्तीफ़े, उन्होंने कहा लाएँ जनाब इस्तीफ़ों का फ़ैसला भी कर लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में इस पर बहस हो गई और कहा जी हमें तो फिर अगर हुकूमत ने इलेक्शन ना कराए तो फिर ऐसे की कराएंगे, तो अब बेहतर ये कि वापस चले असम्बली के अंदर। 2014 में भी तो हम गए थे ना, और हमने मैदान खुला छोड़ दिया, हुकूमत मर्जी से फैसले कर रही है। तो हाँ साहब ने कहा कि इस पर फैसला कर ले बैठ के सीनियर क़यादत जो भी है कि वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक और उनको पॉइंट जो हुकूमत की तरफ से आया वो ये बताया कि अगर इस्तीफ़े नामंजूर भी हुए, यानी तहरीक इंसाफ अगर वापस आना भी चाहिए, तो 6-7 लोग नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे बाकायदा अपने मुंह से इस बात का इकरार किया हुआ है अपनी ज़ुबान से कि वो रिज़ाइन देते हैं। उनमें इमरान खान शामिल हैं, कासम सूरी शामिल हैं, असद उमर शामिल हैं, फवाद चौधरी है, श्री मज़ारी है और शाह महमूद कुरैशी। ये 7-8 लोग ऐसे हैं जिनके इस्तीफ़े आलमोस्ट एक्सेप्टेड हैं और हुकूमत ये कह भी चुकी है कि ये तो इनके इस्तीफ़े तो मंजूर कर लें। अब बाकी जो बचेंगे 120 तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, वो परेशान है कि वो किधर जाए। वो खास तौर से पीछे लगन धरनों में निकलें, मार खाएँ, तहरीकों में हिस्सा लें, या फिर वो 1.5 साल असम्बली में जाके मौजे करें। तरह तो वो ले ही रहे हैं। अब भी कोई 89 अरकान असम्बली ऐसे है जो कि पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम है, यानी वो तनहाई भी ले रहे हैं, तनहा तो सारी ले रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस के कमरे भी उन्होंने नहीं छोड़े। वो अपने आप को भी रुकने असम्बली समझ रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं वापस चलें। अब जिन लोगों के नाम नहीं है वो अड़ गए ने, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के अंदर ये अगर हम नहीं तो फिर बाकी भी नहीं। अगर तो हमें वापस लेते हैं, अगर हमारे इस्तीफ़े नामंजूर होते हैं तो फिर हम सोचेंगे, लेकिन अगर असी भी नहीं असम्बली से जाना तो फिर बाकी भी नहीं जान देना। तो उन्होंने बैठ के फवाद चौधरी ने कहा जी बड़ी बहस हुई है, लेकिन हमने फ़िलहाल वापस ना जाने का फ़ैसला किया है। लेकिन वो कहते हैं जी इनफरादी इस्तीफ़े अगर कबूल किए गए तो हम अदालत में जाएंगे, क्योंकि हम सब ने इस्तीफ़े दिए, सबके कबूल होने चाहिए। समझ रहे ना, सब ने दिए, सबके कबूल हो। इसमें है राज छुपा हुआ, या तो सारे दे इस्तीफ़े मनो या सारे दे ना मनो।
ये उनका मैसेज जो उन्होंने हुकूमत को दिया है। इस पर अब हुकूमत को देखना है कि वो क्या करती है। लेकिन तहरीक इंसाफ है बड़ी सियाणी। पंजाब में 17 जुलाई को इलेक्शन होना है, ज़िमनी इलेक्शन, उन 20 अरकान की सीटों पर जिनको मुनहरफ करार देकर डी सीट कर दिया गया। तो उसके लिए दरखास्तें वो मांग रहे हैं कि आओ जनाब 1 जून तक तो डेट है, एप्लीकेशन तो दे दें जिन जिन लोगों इलेक्शन लड़ना है। तो एक तरफ पंजाब में इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ दरखास्तें भी मांग रही है। वो कहते हैं उत्तू रौला पाई जा बिचू बिचू खाई जा, तो वो काम भी कर रहे हैं। अब वो खास साहब उनके पाँव ज़मीन पर लगते ही नहीं है, क्योंकि उनको वो आती हैं बहारें याद पुरानी वाली कि मैं जो बातें करता था वो मंजूर होती थी, तो दिलिया उनको एंटरटेन करती है। लेकिन अब बाकी लोग एंटरटेन करने वाले नहीं हैं। इसको अगर एक तरफ रखें तो जो असल मैटर ऑफ कंसर्न है वो है जो मुतक्का लगाया हुआ है तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और उनके जो एंकर्स हैं, उनका जो पीटीआई का कैंप है, उसका जो सहाफ़ती कैंप है, वो अपनी जगह लगा हुआ। उसका फोकस सिर्फ एक ही बात पे है, वो चढ़े हुए फ़ौज के ऊपर और मुसलसल फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जिनमें बड़े नाम हैं अरशद शरीफ, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, मोहित पीरज़ादा और अब चौधरी गुलाम हुसैन भी उनमें शामिल हो गए हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने दावा किया है, क्योंकि चीनी कंपनी आई हुई है और चीन ने आज शिकवा किया सी पैक के हवाले से, और उन्होंने खुल के बताया शहबाज शरीफ को कि 4 साल में सी पैक पे कोई काम नहीं हुआ और पिछली हुकूमत ने हमसे कोई तावन नहीं किया और सी पैक जो है वो रुका रहा है। अब सी पैक के बारे में हम ये कहते थे कि सी पैक पे काम नहीं हो रहा, उस पर जनरल आसिम बाजवा को लगाया गया था, वो पापा जोन्स वाले जिन्होंने अपनी अरबों रुपए के वो मालिक हो गए, उनकी ना इन्वेस्टिगेशन हुई, उनको खान साहब ने उनकी इन्वेस्टिगेशन की और खान साहब ने उन्हें क्लियर दिया, यानी आप ही मैं रज्जी पूजी और आप ही मेरे पता नहीं वो क्या मिसाल है। तो उन्होंने वो अपने ही अंधा बांटे रेवड़ियाँ, अपने को उर्दू में बता देता हूँ, तो उन्होंने अपनों को रेवड़ियाँ बांटी। उन्होंने कहा वो ठीक है, वो तो आसिम बाजवा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त सी पैक में बड़ा काम हो रहा है। तो चीनी सरमायाकार कंपनी जितने इन्वेस्टर थे उन्होंने आज मुलाकात की, उन्होंने कहा शुक्र है सी पैक दोबारा फाल हुआ, हमारी तो रकमें डूबी हुई है। 4 बरसों में 4 बरस हो गए, 4 साल हो गए, हमारी रकम हमने इन्वेस्टमेंट की थी, हमारे मसाइल ही हल नहीं हुए और पिछली गवर्नमेंट ने तो हमें बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। तो इस पर आज वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब उन्होंने एक प्रोग्राम किया। साबर शाकर चौधरी गुलाम हुसैन प्रोग्राम करते हैं, वो रिपोर्टर साबर शाकर तो इस्तीफ़ा दे के पधार गए, क्योंकि वो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी शायद कायम हुए, FIRs भी हुई हैं, तो उनकी अपनी इंतज़ामिया से भी कोई इख्तलाफ हो गया एयरवे की। तो चौधरी गुलाम हुसैन ने ये इंकशाफ किया कि जनाब, इंकशाफ नहीं किया बल्कि उन्होंने इस बात का बाकायदा इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बताया था कि सी पैक के इब्तदाई दिनों में 20 अरब डॉलर में से 9 अरब डॉलर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हुकूमत में इनके कारिंदे खा गए। मैं कह रहा हूँ हाँ। मुझे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, 1-2 और भी थे, अभी मैं कोई अगर इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे तो फिर मैं आगे जाऊं, तो उन्होंने कहा कि सी पैक के जो पहले इब्तदाई 19 बिलियन डॉलर आया था उसमें से ऑन ग्राउंड 10 बिलियन डॉलर लगा और 9 बिलियन डॉलर जो है इधर के और बाहर के ठेकेदार और सरकारी मुलाजम और सियासी हुकूमतें जो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी और पंजाब में इनके लोग खा गए थे। तो मैंने कहा फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको वो चाइनीज कहते हैं कि वी डोंट वांट टू एजिटेट दीज थिंग्स इन पब्लिक, प्राइवेटली हम अपने बंदों को जो जो एविडेंस होगा उनको कैफरे करदाग तक पहुंचाएंगे। आप ना प्राइवेटली पहुंचा रहे हैं और पब्लिकली आपने नैब शैब FIA सारों को बंद कर दिया। चले जॉय साहब, ये पाकिस्तान 9 बिलियन डॉलर 9 बिलियन। अब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो उन्होंने लगाया आर्मी चीफ के हवाले से, और उस पर भी वो शोर मचा रहे हैं कि जी ये तो करप्ट लोग हैं, तो इनकी सरपरस्ती क्यों कर रहे हैं। ये सहाफ़ती कैंप जो है इसको तो प्रोटेक्शन है अदालतों की, जैसे खान साहब को है। फ़ौज कुछ नहीं कर सकती, फ़ौज इनकी तरदीद करने जाए या इनको जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वीलॉग बना कर। अतर मिल्ला साहब ने इनकी गिरफ्तारी से रोक रखा है FIA को, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है इन सब सहाफ़ियों के खिलाफ। अब ये सहाफ़ी नहीं, ये PTI का कैंप है, क्योंकि उन्होंने इस बात को ओन कर लिया। उनके जलसों में वो बाकायदा वर्कर के तौर पर शरीक होते हैं और वो PTI को ही प्रोटेक्ट करते हैं। और पिछले दौर में वो तासुर ही देते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो उनके ख़ास आदमी है। अब वो इस्टेब्लिशमेंट ने जब से हाथ हटा लिया तो उनको शिकवा ये है
शिकवा ये कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को, और खान साहब क्यों, यानी इनको रोका क्यों नहीं हुकूमत में आने से? तो फ़ौज ने थोड़ी रोकना है किसी को हुकूमत में आने से जाने से, जब उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली कि वो न्यूट्रल हो गए हैं। तो असल मसला ये नहीं है कि फ़ौज पीडीएम को सपोर्ट कर रही है, असल मसला तो ये कि फ़ौज ने पीटीआई को सपोर्ट करना छोड़ दिया है, खान साहब को सपोर्ट करना छोड़ दिया, पीडीएम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। और रही बात करप्शन की, तो ये कौन सा दूध के धुले हुए हैं? इनके दौर में करप्शन के जो वाक़यात हैं, अगर करप्शन पे को पकड़ दकड़ हो तो आधी तहरीक इंसाफ के लोग जो नुमाया क़यादत है वो तो अंदर हो। करप्शन के किस्से जो पंजाब हुकूमत में चले, जो फेडरल गवर्नमेंट में चले, तो करप्शन की बुनियाद पे जी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो बड़ा करप्ट है। अब इनका शिकवा ये कि आप लोग हमें ये कहना ही चाह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता था कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ करप्ट है, हमें तो आपने बताया, और अब आप पीछे हट गए हैं, ये वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मेरा ख्याल है उस वक्त अगर ये इल्ज़ाम इस तरह इसको लिया जाए कि फ़ौज को भी तहरीक इंसाफ वाले ही बता रहे थे कि ये करप्ट है, ये जो करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे थे फ़ौज नहीं लगा रही थी, उस वक्त की सियासी जमात जो कि अपोजिशन में थी, इमरान खान साहब, वो ये कहते थे कि जनाब शहबाज शरीफ 300 अरब खा गया और 400 अरब खा गया, नवाज शरीफ 300 अरब ले गया। वो किधर की कहानियाँ? वो सारी कहानियाँ, वो तोता कहानियाँ जो हमें सुनाते थे कि नवाज शरीफ 300 अरब रुपये लूट के ले गया, फिर आपने उन्हें बाहर भी जाने दिया, फिर आप कहते थे शहबाज शरीफ बड़े पैसे खा गया, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं साबित कर सके। तो ये झूठी राम कहानियाँ फ़ौज को आप लोगों ने बताई हुई थी, और तो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज करप्ट लोगों की हमायत कर रही है, जो कि नहीं कर रही, वो उस लड़ाई में है ही नहीं। वो कहते हैं जनाब ये वो करप्ट है या नहीं है, नन ऑफ आवर बिजनेस, और ये फैसला अदालतों ने करना है और फ़ौज ने नहीं करना, वरना तो और फ़ौज ने चॉइस किया है। अगर वो खान साहब की वजह से तो मुल्क बर्बाद हुआ है, तबाही किसकी वजह से आई है? खान साहब की वजह से और उनकी जमात की वजह से। तो इनके मुकाबले जो सियासी क़ुव्वतें हैं उन्होंने ही आना था ना, या वो किसी और को एक नई क़ुव्वत पैदा करते उनको लेके आते। तो ये जो इल्ज़ाम तराशी है ना, ये फ़ौज को बदनाम करने वाली, ये एक बाकायदा कंपेन चल रही है। क्योंकि जनरल बाजवा मेरे नज़दीक तो वो अफ़गानिस्तान के फ़ातह तो वही है ना, चाहे ISI ने काम किया है, किसी और ने किया या किसी और को, तो अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकालने पर अमेरिका को बाजवा साहब से नाराज़ होना चाहिए था। और ख़ास साहब कह रहे हैं मेरे नाल फटा पाया जी, मुझे निकालने की कोशिश, तो आपने तो कुछ नहीं किया। तो असल तो काम बाजवा साहब ने किया, उनके ऊपर ही अगर कोई, मुझे तो लगता है उनके ख़िलाफ़ अमेरिका कंपेनें चला रहा है। और ये जितने अमेरिका के वो है नेशनलिटी होल्डर, वो इनमें आगे हैं जो कंपेन चलाने वालों में। झूठ की जो गंगा है ना, इसके ऊपर और इल्ज़ाम तराशी की अब भी जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये इल्ज़ाम तराशी महज जो है वो इल्ज़ाम तराशी है। अब अगली खबर है वो जो पंजाब के अंदर तब्दीली आ गई है, बलीगर रहमान गवर्नर बन गए, रातों रात उन्होंने खलफ उठा लिया, कबीना भी बन गई, 9 रुकनी कबीना भी आ गई। ये सारा एकदम ही हो गया, हफ्ते के रोज़ एकदम काया पलट गई। क्या हुआ? क्या मंडे के रोज़, पीर के रोज़ अचानक हर चीज़ बदल गई। लोग कहते हैं जी आरफ अलवी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। पहले वो रोक के बैठे तो सारी समरियाँ, फिर उन्होंने गवर्नर पंजाब की भी समरी पे दस्तखत कर दिए, फिर उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन के जो नए मेम्बरान थे उनकी समरी पे भी दस्तखत कर दिए, और उन्होंने कहा और कोई हुक्म जनाब अली, अगर कोई और भी समरी है तो भेजें। तो अब उनको एक और समरी भेजी गई है जो कानून साजी की गई है पार्लियामेंट के अंदर, नैब के हवाले से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग के हवाले से या इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, इलेक्शन रिफॉर्म, ये सब उनको भेज दी गई है। तो अब उन्होंने इस पर अगर देर की तो वो जॉइंट सेशन में अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत तो बैठ गई है और उसने काम करना है। तो पंजाब में वो जो एक पूरा बुलबुला था ना, वो चौधरी परवेज़ लाई कि नहीं हमजा शहबाज इलीगल है, बुज़दार लीगल है, वो उमर चीमा, परवेज़ लाई, अहमद अवैध, ये सारे सबकी छुट्टी हो गई। ये सारा उस वक्त हुआ जब लाहौर हाई कोर्ट में वो केस लगा हुआ था हमजा का कि जी हमजा को डिस्क्वालीफाई हो गया है, उनको जिन्होंने वोट डाला था वो मुनहरफ अरकान है, तो अब वो वोट शुमार ही नहीं हो सकते, उनका इलेक्शन जो है वो नाजायज़ है फलाना है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहीं नहीं लिखा कि इसका इतलाक़ कब से होना है। अगर इसका इतलाक़ माजी से होना है तो उसको मेंशन किया जाना चाहिए, और अगर माजी को आप मेंशन करेंगे तो फिर बहुत सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे। बहुत सारे अरकान मुनहरफ होकर दूसरे लोगों को वोट डाल चुके हैं, चेयरमैन सेनेट उसकी मिसाल है।
तो अदालत ने कहा कि जो काम हो चुका है, जो इलेक्शन हो चुका है, बात आगे बढ़ चुकी है, उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। तो हमजा को मिल गई क्लियरेंस, और जब अदालत का मूड नज़र आया कि जनाब वो अदालत तो नहीं किसी की सुन रही, और अदालत ने कहा जो इलेक्शन हो गया वो ठीक हो गया, हमजा वज़ीर-ए-आला पंजाब है, तो फिर मरता क्या ना करता, फिर एकदम सारा कुछ चेंज हो गया। अब तय ये था कि वलीकुर रहमान साहब मंगल को खलफ उठाएंगे, लेकिन किसी ज्योतिषी नजूमी ने कहा होगा नहीं पाइन, पीर अच्छा दिन है, मंगल अच्छा दिन नहीं, मंगल पीर की रात ही उन्होंने खलफ उठा लिया, फिर कबीना भी बन गई। तो पंजाब में एकदम वो कहते हैं ना, एकदम जो तूफान आया हुआ था वो बैठ गया। अब पंजाब में इसकी वजह है कि पंजाब ने लॉन्ग मार्च में खान साहब की जो यानी जितने लोग थे ना, जिनको अभी लॉन्ग मार्च में बहुत से लोग तो आए नहीं ना, वो शफकत महमूद बेचारे को हटा दिया। अब जिम्मेदारियाँ पंजाब में दे दी गई शाह महमूद कुरैशी को। शफकत महमूद पर इल्ज़ाम ये है कि जो पंजाब से लोग नहीं निकाल सके, तो किसने निकाले? फवाद चौधरी निकाल सका, ना शाह महमूद कुरैशी निकाल सका, ना शफकत महमूद निकाल सका। अब शफकत महमूद चूँकि प्रेसिडेंट पंजाब थे तो उनका ओहदा ज़ाहिर है ओहदा वापस ले लिया गया कि जनाब उनको हटाएं, किसी और को लगाए। वो अपना पंजाब के जिन्होंने पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहाई थी, उस्मान बुज़दार साहब, उनके कहने पे तो लोगों को निकलना चाहिए था, और उन्होंने पंजाब में बड़ा काम किया। वो चाहते तो लोगों को आधा पंजाब तो ले जा सकते थे, लेकिन वो तो खुद भी नहीं गए। वो उन समेत कई लोग नहीं गए, जितने बड़े बड़े नाम थे, रज़ाक दाऊद, खुसरो मुख्तियार, चौधरी परवेज़ लाई, शेर रशीद, ये दोनों खान साहब कहते कदम बढ़ाओ खान साहब हम तुम्हारे साथ हैं, और खान साहब चारे पीछे मुड़ के भेजे, दोनों गायब। ना शेर रशीद नजर आए, ना परवेज़ लाई है। अब भी बढ़ के दोनों की सेम है, बढ़कों में फ़र्क नहीं आया कि हम तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। वो खान साहब लॉन्ग मार्च से वापस चले गए, वो सही गए वापस। ना कोई MNA, ना कोई MP, कितने लोग थे खान साहब के लॉन्ग मार्च में? पंजाब से चले लोगों को रोका गया, MP MNA तो पहुंच जाते ना, वो भी नहीं थे। वो एक बेचारा फैसल, वो क्या है जो उस्मान डार, वो लगा हुआ है गजनी बन के, मैं जाऊंगा। यास्मीन राशिद, तो बेचारे जो हार्डकोर 2 4 5 लोग पुराने साथी है वो नज़र आए होंगे दाएं खान साहब के, वो मौजूद थे। और खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग थे उनकी तो ड्यूटी थी, क्योंकि वो उनका मिनी पाकिस्तान है, वहाँ से लोग निकल आए। लेकिन पंजाब जहाँ से लोग निकलने थे वहाँ से नहीं निकले। तो ये आज हुई कोर कमेटी के इजलास में भी इस पर डिस्कस हुई कि पंजाब से लोग नहीं निकले। खान साहब ने एक और धमकी दी खिताब में, वो उसका जिक्र करना भूल गया, जो उन्होंने कहा कि जी जजों को भी उन्होंने बच्चों की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो आपको माफ़ नहीं करेगी कौम, आपके बच्चे नहीं माफ़ करेंगे। यानी वो जजों को भी धमकियां दे रहे हैं। और एक उनका वज़ीर-ए-आला KP के महमूद खान, वो कह रहे हैं कि अब जब हम आएगा तो हम KP के पुलिस लेकर आएगा। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। वो कहते ना आ बैल मुझे मार, ये तो पता नहीं हुकूमत अभी हाथ हल्का रखे हुए है और उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। वरना अब संगीन किस्म के मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी बनती है, और इसलिए तो खान साहब छुपे बैठे हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जितने संगीन मुकदमात हैं उसमें इनको अब जेलों में होना चाहिए था। और जिस तरह की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रिएक्ट कर रही है, जो कुछ एक्ट कर रही है, उस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर वो उनको गवर्नर लगा के फेडरल गवर्नमेंट को और गवर्नर राज लगाना चाहिए। ये गैर सियासी अमल तो नहीं होगा, ये अमल तो सियासी होगा, लेकिन ये नापसंदीदा अमल है। लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं, और जो अगर वो अपने कहने पे अमल करते हैं, वैसे तो करना कराना कुछ नहीं, बढ़ गई हैं। और वो कहते हैं ना, वो हीरो वाले टीके, ये उनका असर है। ये हीरो वाले टीकों का असर है कि समझ नहीं आ रही, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। एक कैफियत होती है ना जो मुसलसल रहती है। पहले चलाने वाले चलाते थे, बताने वाले बताते थे, गाइड करने वाले गाइड करते थे, सहूलत देने वाले सहूलत देते थे। अब वो सहूलतें रही नहीं, वो दिन रहे नहीं, वो रौनका रही नहीं, वो सहूलता रही नहीं, वो मतलूबा सहूलत ही ख़त्म हो गई है। तो पागल हो गए ने, और मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो पंजाब में जिन लोगों ने खल्फ उठा ली है, उनमें ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, सईद हसन मुर्तज़ा, अताउल्लाह तार चौधरी, बिलाल असगर, अली हैदर गिलानी, राना मोहम्मद इकबाल, सरदार अवैस लगारी और मलक अहमद ख़ान शामिल हैं। ये वज़रा है जिन्होंने खल्फ उठा लिया, और अभी इनमें इजाफ़ा होना है और भी वज़रा का। लेकिन ये इब्तदाई तौर पर पंजाब में जो सूरत हाल, यानी जिन लोगों ने खल्फ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं, 3 रोज़ा दौरे पर, और
उनके उनके गैर मुल्की दौरे के दौरान ही खान साहब डेट देंगे ना अगले लॉन्ग मार्च की, या सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। तो वो 3 रोज़ के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे वो मारूफ तुर्क कंपनियाँ जितनी है इन्वेस्टर, उनसे उनकी मुलाकात है। तो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, यानी यहाँ उन्होंने चीनी इन्वेस्टर से मुलाकात की है और अब वो तुर्क जा रहे हैं, और इससे पहले वो सऊदी अरब भी हुए हैं, वो UAE भी हुए हैं। तो 1-2 महीने में ही, अभी महीना शायद नहीं हुआ और यह हो गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो हुकूमत पूरी एक्टिव नज़र आती है और काम करती हुई नज़र आती है बाकायदा। एक तो होता है ना कि आप काम करें और फिर ख़ुद को यानी क्राइसिस से ना निकाल सके और मुश्किलात आए तो लोग पता चल रहा है काम तो हो रहा है ना। एक आप काम भी ना करें और फिर बातें सारा कुछ यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 सिर्फ बातें करते रहें, तो उससे बात बनती नहीं है। तो देखते हैं जी, जितों दी खोती उथे आन खलोती। अपोजिशन जो है वो असम्बली में वापस जाती है, हुकूमत इस बात पर राज़ी हो जाती है। वैसे मेरा ख्याल है कि मान जाएगी हुकूमत भी, हुकूमत का भी ख्याल है कि इनको असम्बलियों में ले आए, और क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में री इलेक्शन कराना मुनासिब भी नहीं है और अभी 1.5 साल पड़ा है, तो इनके साथ गुजारा करेंगे वो और अपने हुकूमती मामलात को चलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो आगे खबरें ना वो बड़ी ख़तरनाक हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब, उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जनाब दुनिया बड़ी सियानी होगी, उन पैसे नहीं देंदी, और जिसके पास पैसे लेने जाते हो कहते हैं पहले IMF के पास जाओ। तो सब ने IMF के साथ खुद को अटैच किया। पता नहीं ये बयान कितना दुरुस्त है या गलत है। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल पाकिस्तान को 36 से 37 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी, और अगर हमारा IMF के साथ मुआहदा तय पा जाता है तो फिर हम वर्ल्ड बैंक, चीन, दुनिया सारे इससे हम कर्जा ले लेंगे। और अगर तुम 35-36 अरब डॉलर ही कर्जा लेना है तो फिर हजूर मुझे लगता है कि बोलो राम हो जाएगा। तो सुनने के बाद कोई भी हुकूमत में आना नहीं चाहेगा। मौजूदा हुकूमत का रहना तो दूर की बात है ना, किसी और का ख्याल है कि इलेक्शन हो जाए मैं आ जाऊँ और उसके आने के बाद ये 35-36 अरब डॉलर का कर्जा हासिल करने के लिए दौड़ लगानी पड़े, तो फिर वो कहेगा पहन बाहर ही चंगे जे, इस ढोल को कोई नहीं बजा सकता। ये नून लीग ने तो ढोल गले में डाल लिया ना, और अब एफर्ट भी कर रही है, उनके गले पड़ा हुआ है। और वो भी खान साहब ने कहते हैं कुबड़े की कमर में लात पड़ी और उसका कुबड़ा पर निकल गया। वो हुकूमत जो सोच रही थी कि हम इलेक्शन में चले जाएं और खान साहब की गलतियों का मलबा अपने ऊपर ना डालें, वो खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च पता नहीं किस मूड में नारा लगाया, झूले लाल चलेंगे हम लॉन्ग मार्च, और वो लॉन्ग मार्च कर दिया और अपनी गड़े खोद ली उसके अंदर, और अब दोबारा उसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं। वैसे उन लॉन्ग मार्च कोई नहीं होना, उन जो कुछ होना है वो अगले मार्च होना है। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में।